ईरान की वुमेन के साथ में जो आप चीज देने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान की 6 लड़कियों को देने में आपको क्या आपत्ति है? गोदी मीडिया तो कल इतना हड़बड़ाया हुआ था नदीम भाई, इतना तेज में आया था। मैं अपने किसी को कह रहा था कि भाई या तो इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा है और या तो बहुत ज्यादा इनको फटकार लगी है कि कहां फेल हो गए भाई, कहां फेल हो गए आप, जो ये ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया ये। तो इसीलिए वो फटफड़ा रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ाए हुए हैं कि इनको जो डिक्टेट आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आता है कि आप यू कीप अप द आन, आप एक माहौल तैयार करिए कि एक कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी देकर सरदार पटेल ने हमको माइनॉरिटी राइट एश्योर की थी, उस बुनियाद पर आज हम आबाद रहना चाहते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त एक बड़ी खबर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के हम लोगों के पास आ रही है। जिस तरीके का हुआ बनाने की कोशिश की गई, खासतौर पर ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले को लेकर के, इसी पर हमसे बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर, जो फैसला आया है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के, उसे किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। देखिए नदीम भाई, पॉजिटिव स्टेप इसीलिए है कि शुरू से हम कह रहे थे कि 1 इंच भी अगर बढ़ा जाए ज्ञानवापी की तरफ, या जो भी ये क्लेम कर रहे हैं दूसरी मस्जिदों के ऊपर इनकी जो निशाना साधे हुए हैं, 1 इंच भी इसकी तरफ बढ़ना वायलेशन होगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कि ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस तरह से एक तरह का हुआ क्रिएट किया जा रहा है, एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है, एक तरह का दूषित माहौल बनाया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, इवन जुडिशरी, एक तरह का रंग दिया जा रहा है कि खबरदार अगर आपने चूबी की तो हम ऐसा वैसा कर देंगे और तूफान मचा देंगे। इसके तहत ये फैसला एक वेलकम स्टेप है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंदर ये है कि जो जो महिलाएं गई थी 4-5, उनकी छोटी सी विनती ये थी कि भाई उनको पूजा करने दिया जाए। अब तक के जो पूजा बाहर की दीवार पर कर रही थी वो चाहती थी कि अंदर की दीवार पर भी पूजा की जाए। सिर्फ कुछ साल के चंद दिनों में की अनुमति थी, साल भर दी जाए 365-27। उस प्ली को अगर मस्जिद के लोगों ने इनकार किया होता या जज साहब ने उनको कहा होता, पूछा होता कि भाई आपको कुछ इतराज है क्या इनके पूजा करने में, तो ये प्रॉब्लमेटिक बन के आगे मामला बढ़ता। ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके सर्वे को एएसआई के सर्वे की बात दे दी, उसमें शिवलिंग के निकलने की बात हो गई, वो एक तूफान बन गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अभी कार्बन डेटिंग वाला मामला है, दूसरा जो हिंदू पक्ष है वो भी इसको ऑब्जेक्ट कर रहा था। वो उनकी आस्था के बिना पे ऑब्जेक्ट कर रहा था कि भाई शिवलिंग को किसी भी तरह से तोड़ना, मरोड़ना या कार्बन डेटिंग के अंदर उसको किसी तरह का होल करना, वो अपमान होगा शिवलिंग का। तो ये सारे मामले अगर हम देखें 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर वायलेट कर रहा है, वायलेट कर रहा है। और एक इंग्लिश में कहावत है बड़ी अच्छी नदीम भाई कि यू गिव एन कैमल एन इंच एंड ही विल टेक एन एल। जो जो ऊंट की जो नाक होती है वो गीली होती है और उसमें बड़ी ठंडी लगती है उसको, और रात में जब ठंडी का मौसम होता है तो ऊंट जो होता है वो आपके तंबू के अंदर, आपकी जो रहने की जगह है उसमें अपनी मुंडी डालने की कोशिश करता है, और आप ये सोचते हैं कि बेचारे को ठंडी लग रही है, नाक के ऊपर दे दी जाए जगह। सुबह होते होते वो पूरा कैमल आपको बाहर कर दिया होता है उसने, और कब्जा पूरे ऊंट का आपके उसके ऊपर होता है। तो गिव एन कैमल एन इंच and he will take an L। ये मामले को तो समझा जा सकता है सर कल, क्योंकि एक और मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला लिया गया खासतौर पर हिजाब को लेकर के। बड़ी अदालत, बड़े जज बैठ करके सुनवाई कर रहे थे, पर फैसला इतना बड़ा था कि दोनों जज एक मत नहीं हो पाए। जहां सुधांशु धूलिया ने पूरी तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटा, तो वहीं
गुप्ता जी ये कहते हुए दिखाई दिए कि बेंच जो है वो बरकरार रहना चाहिए। क्या वजह है दोनों जजों के अलग अलग राय की? किस तरीके से अगर समझा जाए तो सुधांशु धूलिया की जजमेंट को कैसे समझा जाए और गुप्ता की जजमेंट को समझा जाए तो कैसे समझा जाए? नदीम भाई, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि आपको स्प्लिट जजमेंट मिलना था, इस वजह से कि एसेंशियलिटी क्लॉज का जो मामला चला इससे पहले भी कर्नाटक की हाई कोर्ट के अंदर, उस एसेंशियलिटी के मामले को 2 जज बेंच तय नहीं कर सकता था, स्प्लिट होना जरूरी था, इसको एक लार्जर बेंच को ही जाना था, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि स्प्लिट आया और दोनों के मतभेद हुए, इसके ऊपर अवश्य हम लोग ये कर सकते हैं, दलील पेश कर सकते हैं अच्छी बुरी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारे फेवर में, हम प्रो हिजाब हैं, लॉबी के उसमें हैं कि भाई इन बच्चियों का चॉइस का मामला था। शुरू से मैंने इस चीज को मेंटेन किया था नदीम भाई के कुरान का हवाला देना यहाँ पर बहुत सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स कुरान के अंदर मोडेस्टी को लेकर, पर्दे को लेकर हमारा ट्रेडिशन रहा है, मुस्लिम समाज का ट्रेडिशन रहा है, क्योंकि ट्रेडिशन इस तरह से रहा है जो पैगन अरेबिया के जमाने में औरतों के साथ में बेउन्मति हुआ करती थी, जो उन लोगों के साथ में उनका शोषण होता था, और उस चीज को इस्लाम, मजहब इस्लाम ने आते ही खत्म किया था। जो दफना दिया जाता था औरतों को पैदा होते ही, उसको खत्म किया। एक पैट्रियार्कल और मिसोजिनी का जो एलिमेंट था पैगन अरब जमाने में, उसको इस्लाम ने खत्म किया। ये सब हिस्टोरिकल नोन फैक्टर्स हैं, तो हम कैसे इनकार सकते हैं कि पर्दा एक इंटीग्रल पार्ट इस्लाम का नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसको ईरान के साथ में जोड़ा जा रहा है नदीम भाई, जो कि बिल्कुल गलत है। ईरान की लेडीज के साथ में हमारी सॉलिडेरिटी रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि वहां पर और यहाँ पर फर्क है। इस्लाम की ईरान की औरतों को, अफगानिस्तान की औरतों को बाध्य किया गया, कंपेल किया गया, उनके ऊपर थोपा गया, इसीलिए वो रिवॉल्ट कर रही हैं। इंग्लिश के अंदर छोटी सी एक कहावत है कि आई रिबेल देयरफॉर आई एग्जिस्ट। मेरा जिंदा होने का सबूत इस बात को आपको ये कर दर्शाता है कि मैं रिबेल कर रहा हूं। आप जब किसी भी समाज के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर भी अगर आप थोपना चाहते हैं तो वो रिबेल करता है, इंसानी फितरत है। यहां पर 90 लड़कियों के ऊपर थोपा नहीं गया, ये बात साबित करता है कि सिर्फ 6 लड़कियां अदालत गई और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को उन्होंने कोर्ट से मांगने की कोशिश की। तो यहां पर थोपा नहीं गया, इसीलिए कोई उसमें आपत्ति नहीं कर रहा है। और क्या वजह है? जो राइट, जो लॉबी है जो बोलती है कि भाई नहीं, हिजाब नहीं होना चाहिए, ईरान की वुमेन के साथ में जो आप चीज देने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान की 6 लड़कियों को देने में आपको क्या आपत्ति है? तो ये चीजें बड़ी बड़ी गहराई में सोचने की जरूरत है। हम आते हैं इस बात के ऊपर कि स्प्लिट जजमेंट के दोनों जजों के फैसले में फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है, एक जज साहब ने कहा कि धुलिया जी ने कहा कि भाई आप एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जिसको लेकर पूरे भारत के अंदर, पूरे नेशन के अंदर एक इस तरह का रिस्पांस आज हम देखते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लड़कियों को पढ़ाओ। लड़कियों को इसीलिए पढ़ाओ क्योंकि एक लड़की का पढ़ना इस बात को साबित करता है कि पूरी फैमिली उसके साथ साथ पढ़ रही। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री ने दिया, उसको भी सबने वेलकम स्टेप किया। तो अगर आप दूसरी कोई बात करते हैं, एक कपड़े के टुकड़े के लिए इन्हीं बच्चियों को आप कहते हैं कि नहीं आप क्लासरूम में नहीं आ सकते, तो वो पूरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन आपका खत्म हो जाता है। दूसरे जज साहब ने जो अपने आर्गुमेंट्स सामने रखे, इस बिना पे रखे इक्वालिटी, कि भाई और दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरे धर्म के बच्चे हैं, वो भी इन चीजों को उजागर करने की कोशिश करेंगे, और यूनिफॉर्म को अगर हम रद्द करते हैं तो ये हमारा मामला जो है वो इक्वालिटी के बेसिस पे ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने इस चीज को माना नहीं। यहां पर देखिए नदीम भाई, क्योंकि हम लोग बच्चियों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट बच्चियों ने क्या दिया कि हम
जो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, राइट टू चॉइस की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है किसी और दूसरे की राइट्स के ऊपर, वो कहीं पर सोशल इनइक्वालिटी नहीं पैदा कर रहा है। जब सिख भाई हमारे जाते हैं पगड़ी के साथ, कड़े के साथ, यूनिवर्सिटीज के अंदर महिलाएं जाती हैं मंगलसूत्र और टीके के साथ, क्योंकि शादीशुदा होती है, वो किसी दूसरे की राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये हिजाब का एक टुकड़ा पूरा बुरखा नहीं है नदीम भाई, पूरा बुरखा नहीं, सिर्फ सर ढका हुआ है उन बच्चियों ने। वो कैसे वायलेट कर रहा है, कैसे इन्फ्रिंज कर रहा है राइट्स ऑफ अदर्स को। तो ये बुनियादी मसले हैं जिनको धुलिया साहब ने अच्छी तरह से रखा, और मैं समझता हूं लार्जर बेंच को भी इन चीजों का संज्ञान लेना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया तो दो तरीके से दिखाने की इस फैसले को कोशिश की गई, जिसे हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि देखिए हिजाब मामले में कट्टरपंथियों को लगा बड़ा झटका। तो कुछ और लोग इस तरीके से इसे पेश करने लगे कि मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। ऐसे में इस फैसले को कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग, खासतौर जो बच्चियां अपने फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रही थी, उन्हें किस तरीके से देखा और समझा जाए? नदीम भाई, मैं समझता हूं कि हिजाब के मामले पे अगर पहला किसी का इख्तियार बनता है कमेंट देने का, इंटरव्यू देने का, तो वो हमारी ख्वातीन को बनता है, लेडीज को बनता है। मेरा डोमेन है इस्लामिक रिसर्च और मेरा डोमेन है पॉलिटिकल साइंस, एज ए लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। तो मैं इसको पॉलिटिकली भी देखूंगा और कुरान के तहत भी देखना पसंद करूंगा। जैसा कि आपने पूछा कि भाई बच्चियों के ऊपर क्या असर करेगा, और ये गोदी मीडिया की आपने बात की। गोदी मीडिया तो कल इतना हड़बड़ाया हुआ था नदीम भाई, इतना तेज में आया था। मैं अपने किसी को कह रहा था कि भाई या तो इन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा है, और या तो बहुत ज्यादा इनको फटकार लगी है कि कहां फेल हो गए भाई, कहां फेल हो गए आप, जो ये ऐसा सब कुछ हो गया ये। तो इसीलिए वो फटफड़ा रहे हैं, इसीलिए हड़बड़ाए हुए हैं कि इनको जो डिक्टेट आरएसएस और बीजेपी की तरफ से आता है कि आप यू कीप अप द आर्म, आप एक माहौल तैयार करिए। खबरदार अगर आपने हिजाब की बात की, खबरदार अगर आपने चॉइस वर्ड इस्तेमाल किया, चॉइस वर्ड इस्तेमाल करने के ऊपर आप बबूला हो जाते हैं। अरे भाई, चॉइस वर्ड इस्तेमाल क्यों नहीं करें? चॉइस वर्ड इस्तेमाल करने का अगर इख्तियार है तो सिर्फ हमको है, क्योंकि हम इन सॉलिडेरिटी ईरान की औरतों के साथ जा रहे हैं और इन सॉलिडेरिटी इन 6 बच्चियों के साथ आ रहे हैं। हाँ, चॉइस का मामला नहीं होता तब जब हम ये क्लेम करते कि कुरान के तहत, और वो मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, शफीकुर रहमान बख्श साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि बेहूदगी होती है और बेशर्मी होती है जब, और ये अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट है, नहीं इनको ऐसा करना चाहिए। बुजुर्ग है हमारे, रहनुमा है हमारे, रहबर बन के उनको रहना चाहिए। इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। ये हमारी लड़कियों को और हमारे लड़कों को भी एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव में गोदी मीडिया के सामने लाने की कोशिश करता है। मैंने तो यहां तक एक चैनल के ऊपर कह दिया कि शुक्र मनाओ, शुक्र बनाओ ए मुसलमान लड़कों, और भी लड़के जो गली नुक्कड़ पे बैठे हुए हमारी लड़कियों को छेड़ा करते हैं, रोमियो ब्रिगेड जिसको हम कहते हैं, शुक्र बनाओ कि हमारी औरतें, हमारी ख्वातीन, हमारी लड़कियां किसी वायलेंस में बिलीव नहीं करती हैं, आईपीसी सेक्शंस का वायलेट नहीं करना, नहीं तो तुम सब अंधे हो जाओगे जो गली नुक्कड़ पे बैठ के तुम रंगरलियां मनाते हो, नालायक कहीं के। और ये मेन वजह है, देखिए नदीम भाई, जो ये रोमियो स्क्वाड बैठा करता है हमारे स्कूल, कॉलेजेस, गार्डन्स के बाहर, ये मेन वजह है जो हमारी बच्चियां अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती हैं, उनके वालिदैन, उनके खानदान वाले हमारी बच्चियों को इनसिक्योर महसूस करते हैं। ऑफिस के टाइम पे से टाइम निकाल के, काम कारोबार मेहनत के टाइम में से टाइम निकाल कर बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के बाहर ड्रॉप करना पड़ता है, वक्त नहीं होता है। और कभी कभार वक्त नहीं होता है तो कहती हैं कि बच्ची आप बस पकड़ के चले जाओ, साइकिल पे चले जाओ, थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लो, मगर स्कूल और कॉलेज तो कम से कम जाना तो जरूरी है ना। बिल्कुल। तो ये सारी जो इंट्रीग बातें हैं, इसके ऊपर जज साहिबान को नजर देना चाहिए, हमारे शफीकुर रहमान साहब को नजर
अंदाज नहीं कर सकते इन रियलिटीज को, ग्राउंड रियलिटीज। क्योंकि सर मैं यहाँ ये एक सवाल लेना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार 10 दिन तक तो जिरा चली। 10 दिन के बाद जो फैसला खासतौर पर दिया गया दोनों जजों द्वारा कि सीजीआई को भेजा जाएगा, पर यहाँ बार बार जो है जस्टिस हेमंत गुप्ता ये कहते हुए दिखाई दिए थे जिरा के दौरान भी कि कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना जरूरी है। दूसरी बात, इस पर भी जोर दिया गया कि कुरान शरीफ में यह भी नहीं लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ना जरूरी है, तो हिजाब पहनना जरूरी क्यों है? आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं उन चीजों को भी समझना चाहूंगा। जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी जज ने कह दी, तो उसी को मेन स्ट्रीम मीडिया छाप करके कहता हुआ दिखाई दिया कि जब कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ है तो फिर जरूरी क्यों है हिजाब पहनना? नदीम भाई, कुरान का हवाला जज साहिबान जब ही दे सकते हैं जब एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया जाए कोर्ट के अंदर। एक बहुत बड़े इस्लामिक एक्सिजिस्ट का यहाँ पर मामला बनता है, हमारा और आपका भी मामला नहीं बनता है। मैं तो मामूली रिसर्चर हूँ इस्लामिक स्टडीज के ऊपर। कुरान का मुताला, उसकी स्टडी, उसकी फिलोसफी को जानने के लिए हमको बहुत गहराई, और इसीलिए मैंने कहा कि कोर्ट, वकील, हमारे इस्लामिक स्कॉलर जब तक के बहुत ही एक एमिनेंट इस्लामिक एक्सिजिस्ट जो कि इस्लामी फिलोसफी को जानते हैं, कुरान की फिलोसफी को जानते हैं, वही इन चीजों के बारे में कोर्ट को गाइड कर सकते हैं। जहां तक कि हमको समझ में आया है मामलात को, कुरान की आयतों को लेकर अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है औरत और मर्द दोनों को कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। उसकी डिटेल नहीं बताना इस चीज को साबित नहीं करता है कि आप जो मर्जी आए वो करें। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू योर सोशल अपब्रिंगिंग, योर सोशल सर्कमस्टांसेस। जैसा कि मैंने कहा कि रोमियो स्क्वाड घूमते हैं हमारी सोसाइटीज के अंदर, पुलिसिंग का हमारे समाज के अंदर कोई ठिकाना नहीं है, पुलिसिंग फेल होती है इन मामलों के अंदर। तो ऐसे हालात में मैं पूछता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में नहीं पर्दा है या कुरान में तो हिजाब नहीं है, तो कुरान में ये वर्ड तो इस्तेमाल हुआ है, गार्ड योर मोडेस्टी, गार्ड योर मोडेस्टी। मुझे एज अ मैन अगर मोडेस्टी गार्ड करने के लिए कहा, तो हमारे एक बड़े अच्छे पाकिस्तान के वो थे फिलोसोफर, मैं नाम भूल रहा हूं, उनका इंतकाल हो गया, नाम याद आएगा। वो कहते थे मर्द की दूसरी निगाह औरत पे हराम, मर्द की दूसरी निगाह औरत पर हराम, और रिपीट करते थे कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर, यानी मेरी दूसरी नजर एक अनजान औरत के ऊपर हराम है। ये मेरी मोडेस्टी हो गई। औरत के लिए मोडेस्टी क्या है नदीम भाई? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हिजाब तो नहीं मेंशन है, तो गार्ड योर मोडेस्टी। एक 9 साल की बच्ची, 10 साल, 15 साल की बच्ची, 20 साल की बच्ची अपनी मोडेस्टी को कैसे गार्ड करेगी? अपनी सोशल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कोई नकाब डाल लेगी, कोई सर ढक लेगी, कोई पल्लू डाल लेगी, कोई पूरा बुरखा डाल लेगी, एज पर द सर्कमस्टांस। जी, इसी के साथ मैं सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जो फैसला खासतौर पर कल लिया गया, सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके की उम्मीदें रखी जाती हैं? क्योंकि आखिरी जो फैसला है वो सीजीआई का होगा और सीजीआई इस फैसले को सुनाएंगे। किस तरीके से देख और समझ रहे हैं इन चीजों को? बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये नदीम भाई। इंपॉर्टेंट मामला इसीलिए है कि मैं हमेशा से मुझे एक दिल में मेरे एक खलिश रहती है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे फ्लोर के ऊपर जो पूरी दुनिया के मामला से आगाह है, वो सिर्फ हिजाब के मामले को या ट्रिपल तलाक के मामले को या ज्ञानवापी के मामले को या कर्नाटक के अंदर जो एक मैदान के ईदगाह मैदान के अंदर जो प्ली गई थी, ऑफ कोर्स उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गणपति फेस्टिवल बनाने के लिए जो उन्होंने किया था। ये तमाम मामलों को आइसोलेटेड केसेस में नहीं देखना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। क्योंकि इनको आइसोलेटेड केसेस अगर हम मान के देखते हैं, उनकी फिलोसफी हो सकती है, उनका विजडम हो सकता है कोर्ट्स का और जज साहिबान का। आइसोलेटेड केसेस में अगर हम इनको देखते हैं, तो जो साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ इन सब मामलों को लेकर,
तो इनको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। बुल्ली डील, सली डील्स, ज्ञानवापी मामला, कर्नाटक के अंदर हिजाब मामला, पूरी इंडिया में नहीं। क्यों मुसलमानों के ऊपर हर सुबह शाम हमला किया जा रहा है? क्यों उनके कुरान पर हमला किया जा रहा है? क्यों उनकी आयतों को टीवी चैनल्स के ऊपर कोट किया जा रहा है? क्या मैं कोट कर सकता हूं एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, और मेरा तो कंपैरेटिव स्टडीज में भी रिसर्चर है, क्या मैं गीता को कोट कर सकता हूं किसी चैनल के ऊपर और ये कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण की उस डायरेक्शन के ऊपर आपने मार दिया, 100 मुसलमानों की लिंचिंग कर दी? नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगा श्री कृष्णा को कोट, कि क्योंकि श्री कृष्णा ने कहा था वध में और कत्ल के अंदर जो उन्होंने डिफरेंसेस बताए थे अर्जुन को, और कहा था कि मारो अपने भाइयों को, क्योंकि ये वध है, ये कत्ल नहीं है, ये हत्या नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उस वक्त की नौयत डिफरेंस थी। कोई मुसलमान स्कॉलर कोट नहीं करता है श्री कृष्णा को। हमने नहीं कहा कभी भी हिंदू भाइयों को कि आपने 100 मुसलमानों की गौ रक्षा के नाम पे हत्या गीता को लेकर की है। नो, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी गीता का रेलेवेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो कुरान के रेलेवेंस को आप क्यों नहीं कबूल करते हैं? कुरान का रेलेवेंस, उसकी फिलोसफी, उसके कॉन्टेक्सचुअल स्पेस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कोट नहीं कर सकते उसको। तो ये जज साहिबान को इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए कि एक कम्युनिटी के ऊपर, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी देकर सरदार पटेल ने हमको माइनॉरिटी राइट्स एश्योर की थी, उस बुनियाद पर आज हम आबाद रहना चाहते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी।